नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 15वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को शुरू करते हैं। चाचा जी, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला और इतनी जल्दी किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकती। पर आपने ये फैसला लिया है तो कुछ तो सोच कर लिया होगा। मुझे सही लगा एक बार सुरेंद्र आ जाए तो सोच रहा हूँ कि बात आगे बढ़ा दूँ। जो आप उचित समझे चाचा जी। आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। विनय और बाबूजी बात कर ही रहे थे, तब तक वीर सिंह भी आकर बैठ गया। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। सीमा के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ सीमा जी को? हुआ कुछ नहीं, सोच रहा हूँ ढंग का घर परिवार मिल जाए तो इस साल उसके हाथ पीले कर दूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा कि उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तुम दोनों बैठो, मुझे कुछ काम है। बाबूजी चाय खत्म कर उठते हुए बोले। जी चाचा जी, शाम को मिलते हैं। तब तक मैं भी वीर सिंह जी से बात कर लूँ। आप मुझे वीर भी बुला सकते हैं। घर में सभी मुझे वीर ही बुलाते हैं। वीर सिंह कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी बात पर विनय हंस दिया। ठीक है, आज से मैं आपको वीर सर ही बुलाऊंगा। विनय, आपको कुछ परेशानी ना हो तो गांव का एक चक्कर लगा कर आया जाए। हाँ, क्यों नहीं? विनय उठते हुए बोला। दोनों गांव का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। तो अभी कहाँ हो? मैंने सुना था कि प्रमोशन हो गया है आपका। सही सुना था, पर फिलहाल मैं कहीं नहीं हूँ। मैंने रिज़ाइन दे दिया है। क्यों? वीर सिंह ने आश्चर्य से पूछा। बस, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना था, इसलिए छोड़ दी। विनय ने गंभीर होकर कहा। अभी क्या कर रहे हो? वीर सिंह ने उसके साथ चलते हुए पूछा। फिलहाल तो कुछ नहीं, बस आगे की पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। इन लोगों को पता है कि तुमने नौकरी छोड़ दी? नहीं यार, ये छोटी मोटी बात मैं नहीं बताता। सही भी है, अपनी लाइफ अपने रूल। वीर सिंह हंसते हुए बोला। शाम को खाना खाकर विनय छत पर चला गया। जिसके लिए वह यहाँ आया था, उससे तो 2 मिनट के लिए भी बात करने का मौका नहीं मिल पाया था अभी तक। ऐसा क्या करूं जिससे कंचन से बात हो जाए? कुछ सोचकर वह नीचे आ गया। दीदी, क्या कर रहे हो? चलो कुछ देर के लिए छत पर चलते हैं। अभी रुक, चलती हूँ। ठीक है, जब तक मैं चलता हूँ, जल्दी आइएगा। मैं भी चलूँ? सीमा ने विनय के पीछे आते हुए पूछा। जी चलिएगा। बिन बुलाई मुसीबत, विनय ने मन ही मन सोचा। विनय जी, आप बहुत स्मार्ट हैं। सीमा ने विनय के पास खड़े होते हुए कहा। थैंक्स, विनय ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब बेचारा विनय और उसकी मुसीबत। सीमा बात करते हुए जितनी विनय के पास आती, विनय उतना ही दूर हट जाता। जब थोड़ी देर बाद सुधा कंचन के साथ ऊपर आई, तब विनय की जान में जान आई। अब चारों साथ बैठे बात कर रहे थे, लेकिन सीमा के होने से स्थिति जस की तस थी। वह कंचन से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। विनय के दिमाग में एक आइडिया आया। दीदी यार, चाय पीने का मन हो रहा है। विनय सुधा के पास खड़ा हो गया। मैं अभी बना कर लाती हूँ। कंचन खड़े होते हुए बोली। अरे कंचन जी, रुकिए। आपके और दीदी के हाथ की चाय तो मैंने कई बार पी है, पर मैंने सीमा जी के हाथ की चाय की बहुत तारीफ सुनी है। तो आज मैं उनके हाथ की कड़क चाय पीना चाहूँगा। पिलाओगी ना सीमा जी? विनय ने शब्दों में मिठास घोलते हुए कहा। सीमा को तो जैसे पर लग गए। अभी लाई, बोलकर सीमा फुर्ती से उठकर नीचे चली गई और विनय ने चैन की सांस ली। विनय की चालाकी पर कंचन हंस दी। सुधा दोनों को अकेला छोड़कर सीढ़ियों पर उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई, ताकि कुछ समय के लिए वो दोनों अकेले समय गुजार सकें। थोड़ी देर में ही सीमा चाय लेकर आ गई। पीकर बताइए कैसी बनी है? उसने चाय का कप विनय को पकड़ा दिया। जी, विनय ने मुस्कुराकर कहा। उसने जैसे ही एक घूंट पिया, इतनी कड़वी चाय, कड़क के चक्कर में कड़वी ही कर दी। उसका मन किया कि उल्टी कर दे, पर सीमा के सामने यह संभव नहीं था। कैसी बनी है? सीमा इठलाकर बोली। बहुत अच्छी बनी है, सुना था उससे भी अच्छी।
विनय जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला। थैंक यू, सीमा ने थोड़ा मुस्कुरा के कहा। पर विनय के चेहरे के एक्सप्रेशन कंचन अच्छे से समझ रही थी। किसी तरह उसने साड़ी के किनारे को दांतों के नीचे दबाकर हंसी को रोक के रखा था। सीमा, इधर आओ, सुधा उसे बुलाकर अपने साथ पीछे की तरफ ले गई। कंचन को हंसते देखकर विनय ने धीरे से कहा, हंस लो बेटा, इश्क का इम्तिहान है, दे रहा हूँ, एक दिन तुम्हारा नंबर भी आएगा। इधर वीर सिंह ने जब सभी को छत पर देखा तो वह भी आ गया। क्या कर रहे हो सभी लोग? उसने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विनय उसकी तरफ मुड़ा। चलो अंताक्षरी खेलते हैं, सीमा ने आइडिया दिया। हाँ यही सही है, सुधा ने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैं और विनय, आप तीनों, सुधा ने कहा। नहीं, मैं विनय जी की टीम में रहूंगी, सीमा बीच में ही बोल पड़ी। ऐसा करो, मैं और वीर सर, आप तीनों, विनय ने बीच का रास्ता सुझाया। यह सही है। सभी की सहमति से चांद की चांदनी में सुर और ताल की महफिल जम गई। आप लोग तीन हैं और हम दो, फिर भी तुम्हें हरा देंगे, वीर सिंह ने डींग मारी। तीन कहाँ, हम भी दो ही समझो, छोटी भाभी कभी नहीं गाती, सीमा ने बेचारगी से कंचन की तरफ देखते हुए कहा। कभी गाया हो या नहीं, मगर आज गाएगी, कंचन की तरफ देखता विनय मंत्र मुग्ध सा बोला। मतलब? तीनों को अपनी तरफ देखता पाकर विनय जैसे होश में आया। मेरा मतलब है जब अपनी टीम को हारता देखेगी तो खुद ही गाएगी आज, विनय ने सफाई दी। अरे, अब सवाल जवाब में ही रात निकालोगे कि अंताक्षरी शुरू भी करोगे? सुधा ने बात पलट दी। अरे हाँ, शुरू करो। जब गीतों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर घंटे भर तक चलता रहा। एक भी टीम हारने को राजी नहीं। अंत में गाना अटक गया तय पर। न सुधा को कुछ याद आए और न सीमा को। टाइम आउट की गिनती शुरू हो चुकी थी। जैसे ही गिनती 2 पर पहुंची, कंचन के कंठ से स्वर फूट पड़े। तेरा गम, मेरा गम, एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले, दिल जानी। सभी हैरत से कंचन को देख रहे थे। कंचन गाने में मस्त थी और विनय कंचन की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। चिड़ियों की चहचहाट ने जब भोर का आगाज किया तो विनय अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। चारों ओर सुबह का उजाला छाया हुआ था। पूरब से सूरज भी दस्तक देने लगा तो विनय उठकर अपने नियमित व्यायाम में लग गया। जब काफी देर तक विनय नीचे नहीं आया तो वीर सिंह भी छत पर आ गया। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद विनय उठ खड़ा हुआ। चलो यार वीर, नीचे चलते हैं, काफी देर हो गई है, मुझे आज निकलना भी है। चलो, वीर सिंह उठते हुए बोला। थोड़ी ही देर में विनय फ्रेश होकर कंचन के यहाँ पहुंच गया। उसे देखते ही सीमा चहकती हुई उसके पास आई। अरे विनय जी, आप आ गए, आपके लिए चाय लाती हूँ, बोलकर वह रसोई की तरफ चल दी। विनय को शाम की चाय का ध्यान आ गया। उफ, कितनी कड़वी थी। अरे अरे, सीमा जी इधर आइए, आपसे तो ढंग से जान पहचान भी नहीं हुई हमारी। पहले आप थी नहीं और कल से बात करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए आप यहाँ बैठिए और अपने बारे में बताइए, विनय ने उसे रोकते हुए कहा। फिर आपकी चाय, सीमा ने रसोई की तरफ इशारा किया। अरे चाय का क्या है, सुधा दीदी ला देंगी। विनय की बात सुनकर सीमा मुस्कुराकर उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। माताजी नजर नहीं आ रही। विनय ने चारों तरफ नजर घुमाई। वो मंदिर गई हैं। ओह अच्छा, तभी कहीं दिखाई नहीं दी। सीमा जी, वैसे आप देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, कितनी पढ़ी हो? इस साल बीए फाइनल है, सीमा शर्माते हुए बोली। दैट्स ग्रेट, देखने से ही पता चल जाता है इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़। जैसे कि तुम्हारी भाभियाँ, कोई भी इन्हें देखकर बता देगा कि बिल्कुल अनपढ़ हैं। हाँ, वह तो है, दोनों में से एक भी ज़्यादा नहीं पढ़ी, सीमा ने गर्व से कहा। विनय की बातों से जहाँ सुधा मुस्कुरा रही थी, वहीं कंचन भुनकर खाक हो रही थी। वही तो, वैसे उनके कम पढ़ा लिखा होने से तुम्हारा ही लॉस है, विनय बोला। मेरा लॉस? कैसे? अभी तुम्हारी शादी किसी पढ़ी लिखी फैमिली में हो गई
तो इनके अनपढ़ होने से आपकी इमेज डाउन होगी ना? विनय ने चेहरे पर मायूसी लाते हुए कहा। वो तो है, पर कर भी क्या सकते हैं? तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। इन लोगों को घर पर ही पढ़ा लिखा सकती हो। ज़्यादा नहीं तो इतना तो यह सीख ही जाएंगी कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो। तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन भी है, उसकी मदद से भी इन लोगों को पढ़ा सकती हो। आजकल तो यूट्यूब, गूगल से हर तरह की जानकारी मिल जाती है। तब तक कंचन चाय लेकर आ गई। विनय ने उससे चाय ले ली और फिर बातों में लग गया। वह सब तो ठीक है, पर माँ को यह पसंद नहीं आएगा और वह नाराज हो जाएंगी। क्या बात कर दी आपने सीमा जी। अगर आप मन में कुछ करने की ठान लो तो वह करके ही रहती हो, ऐसा मैंने सुना था माता जी से। तो अगर आप चाहो तो सब कर सकती हो। आजकल तो सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित भी करती है जो बिना किसी लोभ लालच के दूसरों को पढ़ाते हैं या पढ़ने में मदद करते हैं। सही कहा आपने। अगर मैं अपने घर में इतना भी नहीं कर सकी तो मेरा पढ़ना लिखना सब वेस्ट है। सीमा थोड़ा सीरियस होकर बोली। विनय से जितनी बन सकती थी उसने घुट्टी बनाकर सीमा को पिला दी। अब यह कितना असर करेगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। विनय की बातों का मतलब अब कंचन के भी समझ में आ रहा था कि क्यों वह सीमा को इतना चढ़ा रहा है। विनय की चालाकी पर वह मन ही मन हंस पड़ी। क्या दिमाग लगाया है साहब ने मेरे पढ़ने की इच्छा पूरी करने के लिए। बचपन में तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, पर अब इच्छा है कि मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती। घड़ी की सुइयों के साथ ही कंचन की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। विनय उससे 1 साल के लिए दूर जा रहा है, यह ख्याल आते ही उसे अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस होने लगती। ऐसा लगता जैसे कोई दिल को मुट्ठी में लेकर निचोड़ रहा है। अपनी रुलाई को किसी तरह रोककर वह खाना बनाने में लगी हुई थी। एक सुधा ही थी जो उसकी मनोदशा अच्छे से समझ रही थी। उसने कंचन को ढाढ़स बंधाने के लिए अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया। सुधा का स्पर्श पाते ही आंसू की 2 बूंदें कंचन के गालों पर लुढ़क आई, जिसे कंचन ने झट से साफ कर लिया। खाना बनकर तैयार हो गया तो सुधा ने कंचन को थाली लगाने के लिए बोला, पर कंचन में अब विनय का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं उनके सामने गई तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी रोने से। आप चली जाओ। सुधा को भी यही सही लगा। यदि किसी ने कंचन को रोते हुए देख लिया तो बिना बात का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सरकते सरकते वक्त वहां भी पहुंच गया जब विनय को जाना था। कंचन खाना खाने के बहाने थाली लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके साथ ही सुधा भी बहाना बनाकर कंचन के पास ही चली गई। विनय ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पर सुधा कहीं नजर नहीं आई। तो उसने माताजी से पूछ ही लिया, माताजी दीदी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वह अभी कंचन के कमरे की तरफ चली गई थी, अभी बुला कर लाती हूँ। आप रहने दीजिए, मैं ही बुला लेता हूँ माताजी। माताजी को रोककर विनय आगे बढ़ते हुए बोला। उसको देखते ही कंचन की रुलाई फूट पड़ी। पागल मत बनो कंचन, अब अगर ऐसे रोओगी और अगर किसी ने पूछ लिया क्यों रो रही हो तो क्या जवाब दोगी। विनय कंचन को समझाता रहा, पर कंचन की आंखें तो नीर भरी बदलियां की तरह बरसे ही जा रही थी। विनय को वहां ज्यादा देर रुकना भी सही नहीं लगा। कंचन को समझाकर वह सुधा के साथ बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। कंचन कोठरी के दरवाजे को पकड़े खड़ी खड़ी साड़ी के किनारे को दांतों के नीचे दबाकर रुलाई रोकने का असफल कोशिश कर रही थी। उसको इस तरह रोता देखकर विनय का भी मन भर आया, पर शायद वह अपने गम और खुशी को परिस्थितियों के अनुसार कंट्रोल करना जानता था, इसलिए आंसू का एक भी कतरा उसकी आंखों से नहीं निकला। सुधा के गले लगकर उसने विदा ली और बाइक पर बैठकर निकल आया। अब वह स्वतंत्र था अपने जज्बातों को आंसुओं के जरिए निकालने के लिए। आने वाला आते समय जितना खुशियां लेकर आता है, जाते हुए उससे ज़्यादा गम दे जाता है। सुधा के बहुत समझाने पर कंचन ने खुद को संभाल तो लिया था, पर कोई भी समझदार इंसान उसके चेहरे को देखकर उसके दिल का हाल समझ सकता था। उस पर वीर सिंह महाधूर्त इंसान होने के साथ ही साथ एक अच्छा पुलिस अफसर भी था।
कल से आज तक के कंचन के क्रियाकलापों और मनोभावों से उसका शक अब यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो कंचन और विनय के बीच कुछ तो ऐसा चल रहा है जो घर वालों को गवारा नहीं होगा। बस फिर क्या था, वह मौके की तलाश में लग गया जब वह कंचन को यह सब बताकर उसका फायदा उठा सके। पर सुधा की सतर्कता के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में परिवर्तित हो गए। कंचन रोजाना फोन पर विनय से बात कर लेती। विनय की बूटी ने बहुत अच्छा असर दिखाया। जब भी सीमा को मौका मिलता वह कंचन और सुधा को पढ़ाने बैठ जाती। अब सुधा को तो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं था और 8वीं तक पढ़ी होने के कारण उसे पढ़ना आता था। पर कंचन का साथ देने के लिए वह भी बैठी रहती। रात को सीमा अपना फ़ोन कंचन के कमरे में ही छोड़ जाती, जिससे कंचन रही सही पढ़ाई की रही सही कसर यूट्यूब से क्लास लेकर पूरा कर लेती। जब कभी सीमा पढ़ने लिखने में ढील करती तो विनय फ़ोन पर बात करके उसे अच्छा खासा मस्का लगा देता। तो गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लगती। अब सीमा को तो ज़्यादा ज्ञान था नहीं, पर यूट्यूब और गूगल की मदद से कंचन को इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज हो गई। वह इंग्लिश में तो नहीं, पर इंग्लिश में बात करना सीख गई। न तो वहाँ विनय को ट्रेनिंग से टाइम था और न ही यहाँ कंचन को घर के कामों और पढ़ाई से। फिर भी दोनों रात में थोड़ा सा टाइम निकाल कर कॉल कर लेते। टाइमर की मदद से 20 मिनट का टाइम बात करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिससे कि एक समय के बाद फ़ोन खुद ब खुद कट जाए और दोनों का बाकी कामों का रूटीन सही बना रहे। इन 20 मिनट में कंचन सारे दिन की अपडेट विनय को दे देती। विनय बेचारा सुन ही पाता। जब तक उसके बोलने का नंबर आता तब तक टाइम आउट हो जाता। विनय को ट्रेनिंग पर गए 6 महीने हो चुके थे। दिनों के साथ मौसम का परिवर्तन जारी था। सर्दियां खत्म होकर बसंत ने दस्तक दे दी थी। विनय के रंग में रंगी कंचन को बर्तनों की खनक और झाड़ू के घिसटने से उत्पन्न होने वाली आवाज में संगीत सुनाई देता। हमेशा गुमसुम रहने वाली कंचन काम करते करते चूड़ी जो खन के हाथों में, हाय चूड़ी जो खन के हाथों में, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, जैसे गाने गुनगुना लेती। वक्त बेवक्त मुस्कुराहट के साथ बाहर झांकते उसके मोती जैसे दांत उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते। इस मुस्कुराहट का राज बस दो ही व्यक्ति समझते थे, एक सुधा और दूसरा वीर सिंह। राजदार दोनों थे, लेकिन एक उसकी मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती और दूसरा अपना काम निकाल कर उसकी मुस्कुराहट को उसके चेहरे से नोच लेना चाहता था। जब जब वह कंचन को देखता उसके सीने पर सांप लौटने लगता। वह अपने सीने पर हाथ फेर कर मन ही मन बुदबुदाता, फुदक ले सफ़ेद गिलहरी, आखिर कब तक बचेगी? कोई दिन तो ऐसा आएगा जब तेरा शिकार करने को मिलेगा। ऐसा नहीं था कि कंचन उसकी नज़रों को समझती नहीं थी। बस वह बेफ़िक्र थी यह सोचकर कि जब तक सुधा दीदी और विनय हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर सबकी रजामंदी से सीमा का विवाह वीर सिंह के साथ पक्का हो गया। वीर सिंह को सीमा को ज़्यादा पसंद नहीं थी, पर यहाँ उसे एक पर एक का फ्री ऑफर दिख रहा था, इसलिए उसने भी हामी भर दी। अब वीर सिंह के लिए कभी भी घर आने जाने का रास्ता खुल गया था। जिस दिन रोका हुआ, कंचन के दिल में एक डर सा बैठ गया, जिसे वह बात करते वक्त विनय से नहीं छुपा पाई। क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों हो देवी जी? विनय ने कंचन को खुश करने के लिए अपनी पुरानी टोन में कहा। लेकिन जब कंचन ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो विनय भी थोड़ा सीरियस हो गया। क्या बात है कंचन, कोई परेशानी है क्या? कंचन फिर भी खामोश रही। कंचन, बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अब विनय भी परेशान हो चला था। वह सीमा दीदी का रिश्ता तय हो गया है वीर सिंह से। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, आप वापस आ जाओ। कंचन सिसकते हुए बोली, पागल लड़की, बस इतनी सी बात, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वहाँ सुधा दीदी हैं तुम्हारे साथ, और उस वीर सिंह के बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें हाथ लगा सके, समझी? आप समझ नहीं रहे साहब। वह कई बार इशारों में बता चुका है कि वह मेरे और आपके रिश्ते की सच्चाई जानता है। कई बार वह मुझे छूने की कोशिश करता है। जब भी घर आता है
घूर घूर कर मुझे देखता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी सिसकियां अब रुलाई में तब्दील हो चुकी थी। पहले तुम चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले मैं दीदी से बात करता हूँ, वह क्या बोलती हैं उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा, ठीक है? अब रोना बिल्कुल नहीं, आराम से सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट साहब। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।